नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगाह। खबरें देखते हैं इस रफ्तार के साथ। बजट सत्र में आज दोनों ही सदनों में कई अहम कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कामकाज पर कल हुई चर्चा का उत्तर दिया जाएगा। साथ साथ आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही आज दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच का विवरण पेश करेंगी। साथ साथ दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष संसद का समय बेबुनियाद मुद्दों पर बर्बाद कर रहा है और चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि कांग्रेस सदन की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर संसद की प्रक्रियाओं को दरकिनार कर राजनीति करने का आरोप लगाया। संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही केवल हंगामा करना रह गया है। संसद में विपक्ष के रवैये को लेकर जेडीयू की सांसद लवली आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में कामकाज नहीं होने देना चाहता, उसका मकसद सिर्फ अराजकता फैलाना। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करेगी। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। साथ साथ 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री नीलगिरी और इरोड जिलों में बीपीसीएल के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे और चेन्नई में आईओसीएल के ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के नेताओं रवि लमिछाने और बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा सरगम 2026 का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा ने सैन्य, शास्त्रीय और समकालीन संगीत का शानदार संगम पेश किया। नौसेना बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया गया। सरकार के अनुसार अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को आयातित एलपीजी प्राथमिकता से दी जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों की मांग की समीक्षा के लिए ओएमसी की समिति बनाई गई है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए स्पष्ट किया कि भारत का पक्ष है कि खाड़ी में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। साथ साथ नागरिकों से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिक बिना दूतावास के साथ पूर्व समन्वय किए देश से बाहर यात्रा के लिए ईरान की किसी भी स्थलीय सीमा के पास ना जाएं। वहीं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से फ्लाइट अपडेट के लिए वेबसाइट और हेल्पलाइन चेक करने की अपील की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के लिए प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने हेतु माईगॉव पोर्टल पर प्रतियोगिता शुरू की। मंत्रालय ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी 20 मार्च तक ऑनलाइन प्रविष्टि भेज सकते हैं। विजेता को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के 49वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार कर रहा है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सशक्त बना रहा है और रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समझौते से दिल्ली में स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का रास्ता साफ होगा, जिससे राजधानी में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से अंगों के आवंटन और प्रतीक्षा सूची के प्रबंधन, अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय और मृतक अंगदान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सावित्रीबाई फुले को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि सावित्रीबाई फुले जी ने उस दौर में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का अभियान शुरू किया और देश के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की और समानता के विचार को जन जन तक पहुंचाया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव चौथे पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में क्रिएटर इकोनॉमी पिछले 7-8 वर्षों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसके माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति, स्थानीय प्रतिभाओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को वैश्विक मंच मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल आईपी अवार्ड्स में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवाचार और बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तेजी से एक नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने यूपी के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए द्वारा जारी एयरपोर्ट लाइसेंस सौंपा और सेवाएं जल्द शुरू करने के लिए शेष प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर चर्चा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित भारत संकल्पना के तहत अगले 5 वर्षों में 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे और आने वाले दशकों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 350 करने का लक्ष्य। राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को भी बढ़ावा दे रही है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूएसआईबीसी के वैश्विक निदेशक मंडल के प्रतिनिधिमंडल के साथ की मुलाकात। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी के वर्तमान और भविष्य को लेकर व्यापार जगत में आशावाद देखना सुखद है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट प्रदेश की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में असम के खटखटी में 2.6 करोड़ रुपए मूल्य का 524.9 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया, जिस दौरान 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये गुवाहाटी में 1 महीने के भीतर एनसीबी की दूसरी बड़ी जब्ती है और इससे पहले 7 फरवरी 2026 को करीब 9.5 करोड़ मूल्य का 11.7 किलोग्राम मेथेम्फेटामाइन बरामद किया गया था। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बिहार एसडीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भाकपा माओवादी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज यादव और पवन सिंह के रूप में हुई है, जिन पर नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप रस बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। महाराष्ट्र में भिवंडी के कचेरीपाड़ा इलाके में फल बाजार में भीषण आग लग गई और इस घटना 5-6 गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता दर्ज की है और यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजराइल पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का असली मकसद ईरान के संसाधनों पर कब्जा करना है और ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को सफल मान सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल में भीषण मिसाइलें दागी हैं, जिससे मध्य इजराइल और उसके व्यापारिक केंद्र तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की संभावना नहीं है। उन्होंने पिछली वार्ताओं में कड़वे अनुभव का हवाला दिया। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मध्य पूर्व में एक सैन्य निगरानी विमान तैनात करेगा और संयुक्त अरब अमीरात को मिसाइलें भेजेगा, लेकिन ईरान में जमीनी स्तर पर सेना नहीं भेजेगा।
ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को देश में रहने के लिए वीजा देने पर सहमति जताई है। ईरान की महिला फुटबॉल टीम एशियाई कप टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्कूल 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने सरकारी ईंधन के उपयोग और खर्च में व्यापक कटौती की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की है, लेकिन ये आखिरी जीत अभी बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म हो सकती है। ट्रंप ने इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान वॉर को एक शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन कहा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है। ईरान पर हमले से शुरू हुई जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। ईरान की सेना ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की एक नई लहर शुरू की है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के शहर इस्फहान, तेहरान और दक्षिणी ईरान में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के अनुसार उसने कई ढांचागत ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ड्रोन मुख्यालय भी शामिल है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने संघर्ष को जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने के कुछ सुझाव दिए हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित कॉफी फेस्ट न्यूयॉर्क 2026 में भारतीय पवेलियन ने सुर्खियां बटोरी। भारतीय पवेलियन ने भारत की समृद्ध कॉफी विरासत, इनोवेशन और ग्लोबल कॉफी मार्केट में बढ़ती हुई अपनी मौजूदगी प्रस्तुत की। इस पवेलियन में भारत की विविध कॉफी किस्मों, उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों और जलवायु अनुकूल कॉफी प्रजातियों से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की गई। पेरू में भारी बारिश के कारण एना में नदी फिर से उफान पर आ गई और घर जलमग्न हो गए। कुवैत में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय राजदूत परमिता त्रिपाठी ने भारतीय समुदाय के साथ अहम वर्चुअल बैठक की। बैठक में दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। मौजूदा तनावपूर्ण हालात और उससे उपजी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समुदाय के सदस्यों ने अपनी परेशानियां और सवाल सीधे राजदूत के सामने रखे। राजदूत त्रिपाठी ने सभी को आश्वस्त किया कि दूतावास हर परिस्थिति में भारतीय नागरिकों के साथ खड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत का निर्यात साल दर साल काफी तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन और स्थानीय विनिर्माण के दम पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल निर्माण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोबाइल उत्पाद बढ़कर 2024-25 में 5.45 करोड़ रुपया हो गया और इस दौरान मोबाइल उत्पादन में 28 गुने की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, ताकि अनावश्यक बुकिंग को रोका जा सके। सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। कॉमर्शियल के बजाय घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ता हमेशा प्राथमिकता में रहेंगे और उनकी जरूरतों को पहले पूरा किया जाएगा। भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम ने देश में कारोबार शुरू करने से लेकर उसके विस्तार तक की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा तेज और आसान बना दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और MCA 21 जैसे डिजिटल टूल्स की मदद से व्यवसाय से जुड़ी कई प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं। भारत में महिलाओं द्वारा सह संस्थापित टेक स्टार्टअप्स को मिलने वाली कुल फंडिंग में 2025 के शुरुआती चरण में निवेश में मजबूती देखने को मिली है। उद्यम पोर्टल पर फरवरी 2026 तक 3.07 करोड़ से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योग पंजीकृत हैं। सरकार महिला उद्यमियों को समर्थन देने और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने अब तक गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 51 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते दवा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया गया है। आयातित एलपीजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता से दी जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों की मांग की समीक्षा के लिए ओएमसी की समिति बनाई गई है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तेजी से एक नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक व्यापार साझेदारियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए अपार अवसर खोले। आयुर स्वादोत्सव में 152 से अधिक स्टार्टअप से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा 517 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया। आयोजन में लगभग 32,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में उपग्रह डेटा के जरिए 24 राज्यों के लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण का आकलन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक की। दोनों देशों ने संयुक्त प्रशिक्षण शिविर और कोचों के आदान प्रदान पर जोर दिया। साल 2025-26 में भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होंगे और इसकी शुरुआत 1926 में भारतीय सेना की हॉकी टीम के न्यूजीलैंड दौरे से हुई थी। रिकॉर्ड तीसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को आईसीसी की 2026 T20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन ने 5 पारियों में 321 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने टूर्नामेंट में 317 रन बनाने में सफलता हासिल की। T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या को बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक 14 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भारत की विश्व कप विजेता टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टेन को श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनका अनुबंध 15 अप्रैल से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज गैरी कर्स्टेन 14 अप्रैल 2028 तक श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर बने रहेंगे। कर्स्टेन मुख्य रूप से 2027 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका की तैयारियों की देखरेख करेंगे।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर के पूल बी के अपने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत और स्कॉटलैंड दोनों के नाम 4-4 अंक हो गए हैं और अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 11 मार्च को वेल्स से होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशियाई कप में आज अपने आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। फिलहाल भारत 2 मैचों में 0 अंक के साथ ग्रुप में चौथे और आखिरी स्थान पर। AFC महिला एशियाई कप के तीनों ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें और तीसरे स्थान पर बने रहने वाली 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें अंतिम 8 में जगह बनाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर शरण दी है। ये फैसला उन खिलाड़ियों द्वारा अपने देश में उत्पीड़न की आशंका के चलते शरण मांगने के बाद लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बुर्के के अनुसार खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्थित उनके होटल से आज तड़के ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की सुरक्षा में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बुर्के ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।